सीबीआई कहां मीडिया हाउस में नहीं पहुंची है, किस किस पे जो है, यही मीडिया चैनल जिसका मैंने क्लिप दिखाया जिस पे किसी को आपत्ति हुई, ईडी की रेड हुई, कौन है मालिक उसका? पूंजीपतिमित अडानी है उसका आजकल मालिक। क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा? ये दबाव आधी आबादी, ये आपकी सुरक्षा से, आपकी बेटियों से सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह से समझौता करते हुए दिख रही है और ये बिल्कुल अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है, पीड़िताओं के साथ। तो इन्हें सवाल करने का कोई हक नहीं, इनकी खुद छुट्टी हो चुकी है। अगर इनके पास मुद्दे होते तो मुद्दों पर रहते, बच्ची पर कुछ बोले नहीं बोले होंगे। अगर आप बच्ची पे बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कमलनाथ जी ने फलाने ने क्या कहा था, ये आपका जवाब है, तो 17 तारीख को मध्य प्रदेश आपको अब जवाब। बेटियों को भाजपा की डबल इंजन सरकार के मद्देनजर पुलिस थाने से खींच कर ले जाया जाता है, नग्न किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और वो बेटियां दिल्ली आती हैं, दिल्ली की दहलीज पर बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, वो मिलते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हैं हमारी बेटियां, चाहे वो हमारी साक्षी मलिक हरियाणा की बेटी हो और चाहे वो मणिपुर की आदिवासी बेटी हो, दहलीज पे बैठी न्याय मांग रही हैं। प्रधानमंत्री जी आदिवासी बेटियों को मणिपुर मिलने नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार के बारे में और बात करेंगे विपक्षी दलों के बारे में कि कैसे ये विपक्षी दल अब मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रज्ञा, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में यहाँ पर मोदी सरकार किन मामलों में कहीं ना कहीं डिफीट खाती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आज यही उठता है कि महिलाओं के समर्थन में बार बार केंद्र की मोदी सरकार बात रखती है, महिलाओं के सम्मान की बात कहती है, लेकिन बात जब महिलाओं के हित के लिए आती है, न्याय के लिए आती है, तब मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई नजर आती है और यही बात कहती हुई नजर आई है अब कांग्रेस से महिला नेत्री अलका लांबा। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अलका लांबा ने आखिरकार क्या कुछ कहा है और कैसे वह 2024 में जीत का दावा करती हुई देखी जा रही है। देखिए जरा। सीबीआई कहां मीडिया हाउस में नहीं पहुंची है, किस किस पे जो है, यही मीडिया चैनल जिसका मैंने क्लिप दिखाया जिस पे किसी को आपत्ति हुई, ईडी की रेड हुई, कौन है मालिक उसका? पूंजीपतिमित अडानी है उसका आजकल मालिक। क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा? ये दबाव में कुछ पत्रकार हो सकते हैं, पर मैं नहीं मानती हूं कि यहाँ पर बैठे हर पत्रकार दबाव में है, वरना ये जो सच्चाइयां आप आज तक लाकर रखी है सामने वो नहीं रख पाते। तो मैं आपकी तारीफ करती हूँ, दबाव में पत्रकार, मीडिया और उनकी कलम है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। इनके बाद सर मैं आपसे लेती हूँ। हाँ, महिला पर अभी की स्थिति में बच्चे मकान में रह रही है, उसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है और पानी भरने के लिए 300 मीटर दूर एक में जाना पड़ता है। देखिए, ये आप पत्रकार की संवेदनशीलता दिखाती है कि आपका सवाल क्या है। मेरा मुद्दा कुछ और है, लेकिन आपका सवाल संवेदनशीलता से, भावनाओं से भरा है। उस उज्जैन की 12 साल की आदिवासी बेटी का सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं, जो बेहद शर्मसार करने वाला था। और आज आप ही हमें बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देते हैं और उज्जैन की पवित्र महाकाल की धरती पर एक बेटी इस तरह से लहूलुहान सड़कों पर घूमती रही। सबको अपने गिरेबान में झांकने की हमें जरूरत पड़ी कि समाज में कहाँ कमी हो गई है। सरकार को तो दिखना ही है, शर्म आ रही है जब आप बता रहे हो। और हेडलाइन है कि शिवराज सिंह चौहान ने, सरकार ने 12 साल की उस आदिवासी पीड़ित बेटी को न्याय नहीं दिया है और आज भी वो एक छोटे से, जो आप घर में रह रही है, उसके पास किसी तरह की सुविधा, सुरक्षा या आर्थिक मदद जो सरकार को करनी थी वो नहीं मिली। तो मैं इसलिए कहूंगी, मध्य प्रदेश आधी आबादी, ये आपकी सुरक्षा से, आपकी बेटियों से सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह से समझौता करते हुए दिख रही है और ये बिल्कुल अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है, पीड़िताओं के साथ। ये वाला उदाहरण
मनोज जी। दिल्ली के नहीं, अभी नहीं हुआ, संवेदनशील मुद्दा ये हो नहीं सकता कि हो गया, माफी चाहूंगी। महिला हूं इसलिए थोड़ा और भावुक हूं इस मामले को लेकर। और मुद्दा ये नहीं कि सवाल उठाया, जवाब हुआ, हमारा काम खत्म, कल एक और लाइन छपेगी। बात ये है कि खत्म तब होगा जब बच्ची तक न्याय पहुंच जाएगा और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी उन अपराधियों की मिलती हुई सजा को देखकर। माफी चाहूंगी। आ रही हूं मैं आपके पास, धन्यवाद। ये किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कमलनाथ 2020 का उपचुनाव के समय का वो है वीडियो उन्होंने डाला है और साथ में कहा है कि वो आइटम से एक महिला को रेफर कर रहे हैं और साथ ही उनके भाषण में वो छोटे राज्यों से मतलब उन्होंने लिखा है कि मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों की अपमान कर रहे हैं। एक ट्वीट है, अंग्रेजी में आप कहें तो पढ़ के सुना। नहीं, अंग्रेजी नहीं, मैं पता लग गया। ये किरण रिजिजू वही है ना जिन्हें अभी कानून मंत्री से हटाकर मटर छिलने के लिए वापस भेज दिया गया है, ये वही है। और किरण रिजिजू को आज से नहीं, 1995 से 28 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रही, तब ये लॉ फैकल्टी में पढ़ते थे, कांग्रेस में भी आए, भाजपा में गए, बॉम्बडिला और अरुणाचल से चुनाव हारे। और अभी इनको क्यों हटाया गया कानून मंत्री से? सवाल पूछिएगा इनसे। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जो हमला लगातार हो रहा है, आजादी के 70 सालों में क्या ये पहली बार नहीं हुआ था कि 5 मुख्य न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केंद्र की सरकार किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करके तार-तार कर रही है, न्याय प्रणाली प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, आरोप लगे या नहीं लगे। और किरण रिजिजू से पहले कौन थे? रविशंकर प्रसाद जी थे, उनका भी पूरा हस्तक्षेप था, फैसले उनके मुताबिक आए, लेकिन जजों को धमकाते थे। कोई जज जस्टिस लोया हो जाएगा, डर था, तो इन्हें सवाल करने का कोई हक नहीं, इनकी खुद छुट्टी हो चुकी है। अगर इनके पास मुद्दे होते तो मुद्दों पर रहते, बच्ची पर कुछ बोले नहीं बोले होंगे। अगर आप बच्ची पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कमलनाथ जी ने फलाने ने क्या कहा था, ये आपका जवाब है, तो 17 तारीख को मध्य प्रदेश आपको अब जवाब देगा। धन्यवाद। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। हाँ जी। अच्छा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और आपने कहा कि हमको आपत्ति इस बात क्यों रही थी कि वो सावधानी हम लोग। चलिए मेरा सवाल आपका धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को बड़ी तैयारी से टिकट बांटे थे, अभी पिछले दिनों 3 टिकट बदले, आज 4 बदले, तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? देखिए, गलती की बात है तो गलती या कमियां हर इंसान में, कोई इंसान हाथ खड़ा करे जो कहे मेरे से कोई गलती नहीं होती है या मुझसे कोई कमी नहीं है ना। धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कमी ना हो या गलती ना हो, लेकिन हम अपनी क्या समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी 230 सीटों पर बहुत शांतिपूर्ण सहमतियों के साथ टिकट वितरण हुआ और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं अपनी गारंटी के आधार पर। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है और अब हम पूरी तरह से चुनाव में हैं। एक सेकेंड, मैं आ रही हूँ आपस। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, कांग्रेस ने लंबे समय तक हाँ जी, देश में राज किया, हाँ जी, लेकिन आदिवासियों के साथ हमेशा भेदभाव की और झूठी घोषणा की और आदिवासियों के हित में कांग्रेस ने। मुंडा जी यहाँ पर आकर आदिवासियों की इतनी चिंता कर रहे हैं तो क्या वो मणिपुर की आदिवासी बेटियों को भाजपा की डबल इंजन सरकार के मद्देनजर पुलिस थाने से खींच कर ले जाया जाता है, नग्न किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है और वो बेटियां दिल्ली आती हैं, दिल्ली की दहलीज पर बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, वो मिलते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हैं हमारी बेटियां, चाहे वो हमारी साक्षी मलिक हरियाणा की बेटी हो और चाहे वो मणिपुर की आदिवासी बेटी हो, दहलीज पे बैठी न्याय मांग रही हैं। प्रधानमंत्री जी आदिवासी बेटियों को मणिपुर मिलने नहीं गए, मणिपुर की बेटियां आदिवासी दिल्ली आई, उन्हें नहीं मिली। ये जो आदिवासी बेटी उज्जैन की 12 साल की है, लाल किले में बेटी बचाओ का नारा दिया था, जहन में यही बेटियां होनी चाहिए थी, मिले, न्याय दिया। आज आप बाहर से नेताओं को बुलाकर कांग्रेस पे सिर्फ हमला करेंगे, बिना तथ्य सबूतों को गिरेबान में झाके बिना करेंगे तो औंधे मुंह की खानी पड़ेगी। जवाब मांग रहा है और मणिपुर का जवाब मिजोरम में चुनाव है, वहां मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। उन्हें कोई सवाल करने का हक नहीं है। धन्यवाद। यहाँ बात को मैं थोड़ा सॉरी टू से ना प्लीज सर, अलका जी की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। अर्जुन मुंडा साहब को शायद यह नहीं मालूम है कि भोपाल से 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर नेमावर है।
70 सालों में कभी भी 6 आदिवासी बिटियाओं को बलात्कार के बाद मारकर 10 फीट गड्ढे में गाड़ देना, ये 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। सीडी में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कांग्रेस ने नहीं किया। अर्जुन मुंडा साहब भूल गए। अर्जुन मुंडा साहब को वीडी शर्मा साहब जो बगल में बैठते हैं हकीकत नहीं बताई। अर्जुन मुंडा जी तो माफी मांगे उन कुकर्मों के लिए। अगला सवाल प्लीज यहाँ से। हाँ जी सर, आपको सवाल करना है। पत्रकार है, हम प्रवक्ता है, आपको और हमें दोनों को सब पता है। हाँ ये कहा था। हमें दोनों को नहीं, आपने नहीं, मैंने साफ कर दिया। आप सवाल पूछिए। हाँ जी मैं उस पर जवाब दे चुकी हूँ, है ना? हाँ हो गया सवाल, जवाब दे दिया। अब फोन चेंज होगी या नहीं? शुभ फोन नाम चल रहा है। नहीं, देखिए जो प्रक्रिया थी, जो चीजें आई थी हमारे सामने, उस पर दोबारा से चर्चा होगी। मुझे जहां तक उम्मीद है ये पूरी तरह से फाइनल लिस्ट है और अब हम पूरी तरीके से अपने वचनों को लेकर मजबूती से लोगों के बीच उतर रहे हैं और हम देखेंगे 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश जो 17 नवंबर को वोट कर रहे हैं, आप देखेंगे पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार 5 साल पूरे करने वाली सरकार वापस लौट रही है। पूरा विश्वास है। राकेश जी कुछ नहीं है। हाँ जी 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, हाँ जी आदिवासियों पर कोई कल्याण नहीं हुआ। हाँ जी 9 साल से उनकी सरकार है केंद्र में, 18 साल से राज्य में है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने आदिवासियों को कल्याण के जितने काम किए हैं, कमलनाथ सरकार आई, उन्होंने बेगा भारिया सारे तमाम जो आदिवासी उनके लिए योजना सुविधाएं बंद कर दी। आपको लगता है 2018 में जो आदिवासी वोट बैंक आपसे काम आएगा वो 2023 में वापस आएगा? क्योंकि इन 3 सालों में तमाम जो योजना है फिर से शुरू करेंगे। देखिए आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ, लोगों ने किसे बहुमत दिया था? 15 साल की भाजपा की भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार जो 5 साल चली, उसे बर्खास्त किया और हमें बहुमत दिया। फिर छल कपट ये हुआ तो लोग आपका साथ छोड़ चुके थे। लेकिन सबको पता है जहां आप बहुमत हासिल नहीं करते वहां आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बनाकर इस्तेमाल करते और आपने किया। हमने 18 जीता है, हम 23 जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। देश भर में आदिवासी और ओबीसी के साथ, आदिवासी ओबीसी दलित के साथ जो अन्याय किया है पूरे देश में, 24 का सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया समूह और कांग्रेस के लिए रहेगा। बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों के जमीनी हकीकत के आधार पर हम भाजपा को बेनकाब करेंगे और मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, ओबीसी हो, आदिवासी हो और आपका दलित समाज हो या अल्पसंख्यक हो, पूरी मजबूती और ताकत के साथ एक बार फिर से कांग्रेस को और इंडिया समूह को 24 में वापस देखना चाहते हैं। भाजपा की उल्टी गिनती इन 5 राज्यों से शुरू हो चुकी है। वैसे तो शुरू हिमाचल और कर्नाटक से ही हो चुकी है। मैं आ रही। आपने सुना कि किस तरीके से अलका नाम्बा यहाँ पर मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल खड़े कर दी और महिला पहलवानों को लेकर उन्होंने बात रखी और साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उसको लेकर भी वह बात कहती हुई नजर आई है। तो प्रज्ञा, यहाँ पर सबसे बड़ा यही सवाल उठ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार आखिरकार बेटियों के मामले में चुप क्यों हो जाती है, चाहे राज्य की ही अब बीजेपी ही सरकार क्यों ना हो। जैसे कि मध्य प्रदेश में हम देख ही रहे हैं कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार घिरती हुई नजर आई है। कैसे देख रही हैं आप? क्या वाकई में महिलाओं का मुद्दा ही एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगा मोदी सरकार के लिए? जी बिल्कुल प्रांशु, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि अब राज्य स्तर पर कई ऐसे मामले हैं जिनमें सीधे सीधे महिलाओं को लेकर जब फैसला लेना चाहिए था, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, नहीं लिए गए। यहाँ पर मणिपुर की अगर आप बात कर लीजिए, मणिपुर में इतना कुछ हो जाता है बेटियों के साथ लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मध्य प्रदेश की आपने जिक्र किया, 12 साल की दलित बच्ची के साथ इतना सब होता है लेकिन उस पर भी सरकार लीपापोती करने का काम यहाँ पर करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ पर पहलवान खिलाड़ी उन्हें महीनों यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ता है और तब जाकर एक चार्जशीट दाखिल होती है। इंसाफ तो उन बेटियों को आज तक नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता उन्हीं पहलवान खिलाड़ियों पर सवाल उठाते हैं। बार बार पहलवान खिलाड़ी कहती रही कि जब हम गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो हमारे साथ खाना खाते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं, हमें बेटी
बेटियां कहते हैं, हमें भरोसा दिलाते हैं कि हमारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लेंगे, लेकिन तब आखिरकार वो वादे कहाँ चले जाते हैं जब उन्हें सड़कों पर घसीटा जाता है, जब उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, या जब बृजभूषण शरण सिंह या फिर कोई भी अन्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नेता उनके चरित्र पर सवाल उठाता है और उन्हें लेकर अब शब्दों का प्रयोग करता हुआ नजर आता है। तो जाहिर तौर पर अगर बात करें, जहां एक और दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि महिला सशक्तिकरण को वो बढ़ा रहे हैं, अभी उन्होंने जिस तरीके से, अगर हम बात करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो लेकर आए हैं, महिला आरक्षण बिल, जिसे मील का पत्थर बताती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन ऐसे महिला सशक्तिकरण द्वारा या महिला आरक्षण बिल लाए जाने का क्या फायदा जब बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, या फिर देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहलवान खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, वो हमारे देश को गौरवान्वित महसूस कराती हैं, लेकिन आज जब उन्हीं के सम्मान की बात आती है तो किस तरह से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों चुप्पी साध लेते हैं। तो देखिए, सवालों के घेरे में सरकार खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, उन नेताओं पर सवाल उठने लाजमी है जो चुनाव के वक्त तो बेटियों को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेंगे, लेकिन जीत हासिल होने के बाद क्या होता है, बेटियां दर दर भटकती रहती हैं, लेकिन उनकी एक FIR तक दर्ज नहीं होती। प्रज्ञा, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और रहेगा, यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं कि 2024 को लेकर अब 28 राजनीतिक दल यही कह रहे हैं कि जीत इस बार पक्की है इंडिया गठबंधन की। तो आखिरकार क्या वाकई में यहाँ पर 2024 में एक बार फिर से बीजेपी ही आएगी या फिर इंडिया गठबंधन की जीत यहाँ पर मानी जा सकती है? देखिए, अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इस वक्त इंडिया गठबंधन जो है वो उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। चाहे भले ही हम कितनी भी तारीफ करें इंडिया अलायंस की कि विपक्ष एकजुट है और एकजुट अभी भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, आप अगर उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में इस वक्त एनडीए आगे है। लेकिन हाँ, एक अच्छी टक्कर यहाँ पर जरूर इंडिया अलायंस देता हुआ नजर आएगा, और जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगले महीने मतदान है और यहाँ पर परिणाम भी दिसंबर तक आ जाएंगे। तो ऐसे में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो ये जरूर तय कर देंगे कि एनडीए के लिए लोकसभा की जो जीत है वो कितनी मुश्किल होगी। और हो सकता है कि अगर 5 राज्यों में विपक्षी गठबंधन जीत हासिल कर देते हैं तो जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि सेमीफाइनल है, तो लोकसभा में भी इस बात के अंदाजा लगाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि कयास लगाए जा सकते हैं कि इंडिया अलायंस जीत जाए। वाकई में ये जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान, जहां पर नवंबर के महीने में मतदान होंगे, और ये 5 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन्हीं को लेकर अलका लांबा ने कहा है कि देखिए, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे वही यहां पर तय कर देंगे कि 24 में किस तरह से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे इन 5 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के। देखते हैं कि आखिरकार कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई किन किन राज्यों में नजर आएगी। लेकिन 2024 में एक बार फिर से मोदी लहर, या फिर यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की जीत यहां पर होती हुई नजर आएगी। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।